हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लॉज के बारे में अच्छी तरह बता दिया है कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है और वो सेंटेंस में किस प्लेस पर आते हैं। एक सेंटेंस में उनका प्लेस फिक्स होता है और वे उसी प्लेस पर आ सकते हैं। तो यहाँ भी जब हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो नाउन क्लॉज उस जगह पर आ सकता है जहाँ जहाँ नाउन आ सकता है। तो नाउन या नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में किस किस जगह आ सकते हैं, जैसा आप इस वीडियो के माध्यम से जानोगे। प्यारे बच्चों, एक सेंटेंस में नाउन क्लॉज 5 कार्य कर सकता है। सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। एंड कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी वर्ब का कंप्लीमेंट हो सकता है। और केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ में अपोजिशन का कार्य कर सकता है। केस इन अपोजिशन आप पहले भी पढ़ चुके हो एक बार। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जब नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते थे, सेम वही प्रकार है यहाँ भी। और इससे भी अधिक आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे। मैंने यहाँ पर दोनों तरह के एग्जाम्पल रखे हैं कि एक सेंटेंस में पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया है, फिर उस नाउन की जगह पर नाउन क्लॉज के बारे में बताया है, और अभी ऊपर भी बताया था कि जहाँ जहाँ नाउन आ सकता है वहीं पर नाउन क्लॉज आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन इज़ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में आप देख रहे हो मोहन, जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और नाउन भी है, यानी कि एक नाउन सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है। यहाँ इज़ एक वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, यानी मोहन सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में ये मोहन जो नाउन है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसी जगह दूसरे सेंटेंस में दैट मोहन इज़ माई फ्रेंड, ये वर्ड आए हुए हैं। दैट मोहन इज़ माई फ्रेंड, इज से पहले, जो कि सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। दैट मोहन इज़ माई फ्रेंड, यानी कि इज से पहले आने वाले ये वर्ड दैट मोहन इज़ माई फ्रेंड नाउन क्लॉज कहलाएंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि नाउन केवल एक वर्ड होगा और नाउन क्लॉज में एक से अधिक वर्ड होंगे। इसके साथ साथ नाउन क्लॉज में कोई सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर है वर्ब, मोहन सब्जेक्ट और इज़ एक वर्ब हो गई। तो दैट मोहन इज़ माई फ्रेंड, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये नाउन क्लॉज भी है। और यही हमें इस वीडियो में सीखना है कि किस तरह नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। पहले भी आपको बता दिया गया है कि नाउन क्लॉज के लिए कुछ कंजक्शंस होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। इनमें से एक कंजक्शन ये है दैट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के। तो पूरा मीनिंग हो गया दैट मोहन इज़ माई फ्रेंड, कि मोहन मेरा मित्र है, इज़ नॉन टू ऑल, सबको पता है। अगर यहाँ पर वर्ब से पहले क्या लगा करके क्वेश्चन किया जाए कि सबको क्या पता है, तो आंसर आता है
कि मोहन इज माई फ्रेंड, यह सबको पता है। नेक्स्ट सेंटेंस में एवरी टीचर नोज मोहन, यहाँ पर ये मोहन ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। नोज एक वर्ब है और वर्ब के बाद आने वाले शब्द कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। तो एवरी टीचर नोज मोहन, ये मोहन एक ऑब्जेक्ट हो गया जो नाउन भी है। दूसरे सेंटेंस में इसी मोहन की जगह पर हमने यूज किया है दैट मोहन इज अ डल बॉय। मोहन की जगह पर अब की बार आया हुआ है दैट मोहन इज अ डल बॉय, जो एक नाउन क्लॉज है। यानी नाउन की जगह पर जो आ रहा है, मोहन की जगह पर जो कुछ शब्द मिलकर के एक ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर ये गॉड एक नाउन है और ये प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर प्रीपोजिशन इन दिया हुआ है, इस प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है गॉड। जैसा कि आपने ऊपर 3rd नंबर पर पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी नाउन और नाउन क्लॉज ये दोनों ही किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गॉड एक नाउन है और वाट यू से भी एक नाउन है जो कि प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। तो जो शब्द प्रीपोजिशन के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं, अगर एक शब्द है तो नाउन है, एक से अधिक शब्द हैं तो नाउन क्लॉज है, साथ में वर्ब भी होनी चाहिए, ऐसा आपको पहले बता दिया गया है। तो व्हाट यू से ये एक नाउन क्लॉज है। पहले सेंटेंस में आपने पढ़ा था मोहन, जहाँ पर मोहन ने सब्जेक्ट का कार्य किया था। दूसरे एग्जाम्पल में आपने पढ़ा था मोहन जो नोज के बाद आया है, यानी वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में गॉड जो इनके बाद आया हुआ है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, द बॉय इन द कॉर्नर इज माई ब्रदर। यहाँ पर ये इज माई ब्रदर एक वर्ब का कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मीन्स होता है वर्ब के बाद आने वाले वे शब्द जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। वैसे हम इनको भी ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। माई ब्रदर यहाँ पर एक नाउन है जो वर्ब इज के बाद आया हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे दूसरे सेंटेंस में दैट ही इज केयरलेस, दैट ही इज केयरलेस, ये एक नाउन क्लॉज है जो कि वर्ब इज का कंप्लीमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों। माई ब्रदर की जगह पर दूसरे सेंटेंस में आया है दैट ही इज केयरलेस, जो कि एक नाउन क्लॉज है। अभी तक बच्चों हम केवल ये सीख रहे हैं कि नाउन क्या होता है और नाउन क्लॉज क्या होता है, यानी जो काम नाउन करता है वही काम नाउन क्लॉज करता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लेस के माध्यम से कोई डिफरेंस नहीं है। नाउन में एक शब्द, नाउन क्लॉज में एक से अधिक शब्द होते हैं, साथ साथ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, मोहन माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। यहाँ पर माई ब्रदर ये मोहन के साथ में फ्रेश इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है।
केस इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है, जो एक नाउन है। लेकिन यही आप अगर नेक्स्ट सेंटेंस में देखोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है द न्यूज़, जो एक नाउन है, और न्यूज़ के बाद आया हुआ है दैट गांधी जी वाज शॉट डेड। दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, ये नाउन क्लॉज है जो न्यूज़ वर्ब के बाद में केस इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ 5 एग्जाम्पल करने के बाद आपने सीखा होगा कि सेंटेंस में नाउन और नाउन क्लॉज 5 कार्य कर सकता है। नंबर 1 सब्जेक्ट टू ए वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, नंबर 4 कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, और नंबर 5 केस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें नाउन क्लॉज का प्रयोग करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ कंजक्शंस याद होने चाहिए जो यहाँ पर दिए हुए हैं। दैट मीन्स कि, इफ़ या वेदर मीन्स कि क्या, हु मीन्स कि कौन, वाट मीन्स कि क्या या जो कुछ, हुम मीन्स कि किसको, हुज मीन्स कि किसका, व्हेन मीन्स कि कब, और वेयर मीन्स कि कहाँ। इसके अलावा कुछ और भी कंजक्शंस हैं। वाई मीन्स कि क्यों, हाउ मीन्स कि कैसे, हाउ मच मीन्स कि कितना, कि कितनी, कि कितने, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। हाउ मैनी मीन्स सेम है कि कितना, कि कितनी, कितने, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने कंजक्शंस दिए हुए हैं वो सभी क से स्टार्ट हो रहे हैं, कि क्यों, कि कब, कि कैसे, कि कितना, कि कहाँ, कि कब, सबकी स्टार्टिंग क से हो रही है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि जब आप आगे एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करोगे तब फिर दोबारा यही कंजक्शंस आएंगे, लेकिन इनका हिंदी मीनिंग कुछ अलग होगा। तो आप इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि जब एक सेंटेंस को इन कंजक्शंस का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमें कौन सा कंजक्शन किस तरह के वाक्य में यूज़ करना है। सबसे पहले आप सीखोगे कि कंजक्शन दैट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। तो जैसा बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक वाक्य के अंत में इट या सो या दिस या दैट आया हो तथा दोनों वाक्य असर्टिव होने चाहिए। यदि किसी एक वाक्य के अंत में इट सो दिस दैट आया है और दोनों ही वाक्य असर्टिव हैं, तब हम उस सेंटेंस में दैट का यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, ही इज़ अ डल बॉय एवरीवन नोज इट, इस सेंटेंस के लास्ट में इज़ आया हुआ है। इसका मीन्स ये है कि इस सेंटेंस में इट आया हुआ है, तो इस सेंटेंस में हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम दैट का यूज़ करते हैं तो जिस सेंटेंस के लास्ट में दैट आया हुआ, इट आया हुआ है, वो सेंटेंस आगे आ जाता है। जैसा आप देख रहे हो, एवरीवन नोज। जिस सेंटेंस के लास्ट में इट आया हुआ है वो सेंटेंस शुरू में पहुंच जाता है, और जो आगे वाला सेंटेंस बचता है उस सेंटेंस में दैट जोड़कर पीछे लगा देते हैं, जिससे आपका सेंटेंस बन गया एवरीवन नोज दैट ही इज़ अ डल बॉय। पीछे वाला सेंटेंस आगे आ गया
और आगे वाला सेंटेंस पीछे पहुंच गया, बीच में जो कंजक्शन था दैट उसका यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा एवरीवन नोज दैट ही इज़ अ डल बॉय। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में देखोगे आप, यू हैव डन रॉन्ग आई बिलीव सो। यहाँ पर दूसरे सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ है सो, तो जब हम इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे तो ये पीछे वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा आई बिलीव, और ये आगे वाला सेंटेंस पीछे पहुंच जाएगा यू हैव डन रॉन्ग, और बीच में कंजक्शन आ जाएगा दैट सो की जगह पर, जैसा कि ऊपर इट की जगह पर हमने दैट का यूज़ किया था। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट इट इज़ नॉन टू ऑल। यहाँ पर एक सेंटेंस के शुरू में इट आया हुआ है, ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में लास्ट में आया था, लेकिन यहाँ एक सेंटेंस के शुरू में इट आया हुआ है। तो जब किसी सेंटेंस के शुरू में इट आया हुआ है तो हम उसे नहीं हटाएंगे, उस लास्ट वाले सेंटेंस को आगे ले आएंगे इट इज़ नॉन टू ऑल, और जो आगे वाला सेंटेंस है उसे पीछे कर देंगे और बीच में कंजक्शन लगा देंगे दैट। तो जैसा यहाँ पर आपने सीखा होगा कि जब एक वाक्य के अंत में इट सो दिस दैट आता है और दोनों ही सेंटेंस असर्टिव होते हैं, असर्टिव मीन सिंपल, तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो जिन वाक्यों के अंत में इट सो दिस दैट आता है वो सेंटेंस आगे आ जाते हैं और आगे वाला सेंटेंस पीछे पहुंच जाता है, बीच में कंजक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब आप सीखोगे कि कंजक्शन वाट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब एक वाक्य के अंत में समथिंग आया हो तथा दूसरे वाक्य के अंत में ऑन इट, टू दैट आया हो, तब ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कंजक्शन वाट का प्रयोग किया जाता है। जैसा यहाँ एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, ही सेज समथिंग, यहाँ एक सेंटेंस के लास्ट में समथिंग आया है। आई डू नॉट बिलीव इन इट, और दूसरे सेंटेंस के लास्ट में इन इट आया है, जैसा ऊपर लिखा हुआ है कि जब एक सेंटेंस के लास्ट में समथिंग और दूसरे सेंटेंस के लास्ट में ऑन इट, टू इट या टू दैट आता है, तब हम कंजक्शन वाट का प्रयोग करते हैं। जब इसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तब ये बाद वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा आई डू नॉट बिलीव इन, और इट की जगह पे लग जाएगा वाट, और ये आगे वाला सेंटेंस पहुंच जाएगा पीछे, समथिंग हट जाएगा और इट हट जाएगा, जो ऊपर लिखे हुए शब्द हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, पीछे वाला सेंटेंस आगे हो जाएगा, आगे वाला सेंटेंस पीछे हो जाएगा, बीच में कंजक्शन वाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन सेड समथिंग आई डू नॉट एग्री टू इट। यहाँ पर भी एक सेंटेंस के लास्ट में समथिंग आया है, दूसरे के लास्ट में टू इट आया है। तो इसका भी जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो पीछे वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा, आगे वाला सेंटेंस पीछे पहुंच जाएगा और बीच में कंजक्शन वाट का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अब आप सीखोगे कि जब हम किसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब इफ़ और वेदर का प्रयोग कब करते हैं। तो जब एक वाक्य असर्टिव हो तथा दूसरा वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो, यानी इंटरोगेटिव हो, तब हम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जब एक वाक्य में मे भी आया हो
तथा दूसरा वाक्य असर्टिव हो, सिंपल, तब भी हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डू नॉट नो विल ही हेल्प मी। यहाँ पर आप देख रहे हो पहला सेंटेंस असर्टिव है तथा दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। जब एक सेंटेंस असर्टिव हो और दूसरा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो तब हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हमें सेंटेंस आगे या पीछे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आई डू नॉट नो सेम आ जाएगा आई डू नॉट नो, बीच में कंजक्शन इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो आप। लगाने के बाद जो बाद वाला सेंटेंस है उसे भी असर्टिव बना देते हैं। यानी असर्टिव बनाने का मीन्स है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल ही से पहले आया हुआ है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने बनाया है उसमें हेल्पिंग वर्ब विल ही के बाद आया हुआ है। बस आपको यही करना है कि जब पहला सेंटेंस असर्टिव हो और दूसरा सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें सेंटेंस तो सेम रखने हैं। पहला वाला सेंटेंस सेम रहेगा, बीच में कंजक्शन इफ या वेदर आएगा, और जो बाद वाला सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, यानी उसे असर्टिव बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए मे बी वाला, जिसमें मे बी आया हुआ है। जब एक सेंटेंस में मे बी आया हो और दूसरा सेंटेंस असर्टिव हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको बाद वाला सेंटेंस आगे ले आना है और आगे वाला सेंटेंस पीछे कर देना है जिसमें मे बी आया हो। ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाते समय मे बी को हम वर्ब इज एम आर वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो दूसरे सेंटेंस में इज एम आर का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस यदि पास्ट है तो दूसरे सेंटेंस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कैन नॉट आया हुआ है यानी प्रेजेंट है, इसीलिए हमने सी के साथ में इज का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर कुड होता तो हम यहाँ पे सी के साथ में वाज का यूज़ करते। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। ये वो कंजक्शंस थे जिनका प्रयोग हमें अपने माइंड के माध्यम से थोड़ा ध्यान देने के बाद करना है कि इसमें कौन सा कंजक्शन लगेगा। लेकिन और भी कंजक्शन जो मैंने नोट करवाए थे उनमें अधिकतर कंजक्शन सेंटेंस में पहले से दिए होते हैं, बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है उसमें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अदर कंजक्शंस का प्रयोग किस तरह करना है। अभी आपने ऊपर सीखा कि कंजक्शन दैट का यूज़ कहाँ करना है, कंजक्शन वाट का यूज़ कहाँ करना है, इफ़ और वेदर का कहाँ करना है। इनके अलावा और भी कंजक्शन हैं वो सेंटेंस में पहले से ही ऑलरेडी दिए होते हैं ज़्यादातर। जैसा आप देख सकते हो एग्जाम्पल के माध्यम से, वेयर हैज़ मोहन गॉन, मोहन कहाँ चला गया है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। यहाँ आप देख रहे हो कंजक्शन वेयर पहले से आया हुआ है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये कंजक्शन बीच में रखना है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो ये बीच में रखने का मीन्स है ये बाद वाला सेंटेंस आगे आ जाएगा। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो, वेयर कंजक्शन आ गया। इसके बाद जो बाद वाला सेंटेंस है वो असर्टिव बनेगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है प्यारे बच्चों, ये मोहन वर्ड पहले आएगा और हैज बाद में आएगा, यानी ये इस तरह बनेगा, इस तरह, डू यू नो वेयर मोहन हैज़ गॉन, ये इस तरह बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे ठीक कर लेना, मोहन हैज़ गॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी हाउ हैव यू डन इट।
यहाँ जब दोनों वाक्यों को जोड़ोगे तो आप देख रहे हो हाउ कंजक्शन ऑलरेडी पहले से ही बीच में आया हुआ है, तो आपको सेंटेंस पलटने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना होगा, कैन यू टेल मी, बीच में कंजक्शन आ जाएगा हाउ, और बाद वाले वाक्य को हम असर्टिव बना देंगे। असर्टिव का मीन सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगी, इसीलिए यू पहले आ जाएगा और हैव बाद में आ जाएगी। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ यू हैव डन इट। ठीक है प्यारे बच्चों। थर्ड एग्जाम्पल में, ही इज़ वीपिंग आई डू नॉट नो द रीज़न, वह नहीं जानता, सॉरी, ही इज़ वीपिंग, वह रो रहा है, आई डू नॉट नो द रीज़न, मुझे इसका रीज़न नहीं पता। तो जिस सेंटेंस में ये रीज़न आ जाए वहाँ पर कंजक्शन वाई का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, आई डू नॉट नो द रीज़न, मुझे यह कारण नहीं पता है, वाई ही इज़ वीपिंग, कि वह क्यों रो रहा है। यहाँ हमने बीच में कंजक्शन वाई का यूज़ किया है और दूसरे सेंटेंस को असर्टिव बना दिया है, जैसा आप देख रहे हो। ही सब्जेक्ट पहले आया हुआ है और वर्ब बाद में आई हुई है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, टेल मी हाउ मच मनी डू यू वांट। यहाँ पर भी कंजक्शन हाउ मच ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। टेल मी हाउ मच मनी, सब्जेक्ट आएगा यू पहले और वांट वर्ब आएगी बाद में। जैसा आपको पहले कई एग्जाम्पल में बता दिया गया है कि कंजक्शन जो होता है उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है जब हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तब। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, टेल मी व्हेन विल ही कम। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बीच में कंजक्शन ऑलरेडी पहले से आया हुआ है, आपको केवल क्या करना है, सब्जेक्ट आगे करना है और वर्ब बाद में करना है। इसीलिए हमने ऊपर वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए आप, ही को पहले कर दिया है और विल को बाद में कर दिया है, तो पूरा सेंटेंस बन गया टेल मी व्हेन ही विल कम। इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रयोग था कि किस तरह हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करके एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, और हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय किन किन कंजक्शंस का प्रयोग करना होता है, किस कंजक्शन का प्रयोग किस जगह पर करना होता है, जैसा आपने यहाँ पर पढ़ लिया है अच्छी तरह। ज़्यादातर आपको केवल 3-4 कंजक्शन याद रखने हैं जिनका डिफरेंट टाइप से यूज़ होता है, अदरवाइज़ बाकी कंजक्शन पहले से ही सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।